सादर नमस्कार मित्रों एपिसोड 40 में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई जीवों में अनुकूलन के बारे में। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हमने जीवों में अनुकूलन के बारे में विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पौधों के वासस्थान के बारे में हमने बात किया था। उसमें मुख्य रूप से चाहे वह जलीय पौधा हो या रेगिस्तानी पौधा हो या उभयचर पौधे या जीव जंतु हों, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को रहने के लिए एक उचित स्थान होता है और वे उसी के अनुकूल अपना कार्य करते हैं और जीवन यापन करते हैं। जैसे यदि रेगिस्तान में कोई जंतु रह रहे हैं तो वे रेगिस्तान का अनुकूलन उनके लिए सूट करेगा। जैसे बबूल व नागफनी का पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है, उसी प्रकार रेगिस्तान में पाए जाने वाला बिच्छू भी रेगिस्तान में ही पनप सकता है, उसके बाहर वह नहीं पनप सकता। तो आगे हम इस भाग में सजीवों में मुख्य रूप से किस प्रकार अनुकूलन एवं रूपांतरण होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में वासस्थान या अपना निवास करते हैं। यदि उनके निवास में परिवर्तन होता है तो इन्हें कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर वे मर भी सकते हैं। जैसे यदि पक्षियों को पानी के अंदर रख दिया जाए या मछलियों को पानी के बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा? वे मर जाएंगे। उसी प्रकार जलीय पौधों को स्थल में लगाया जाए और स्थलीय पौधों को जल में लगाया जाए तो भी वे पनप नहीं पाएंगे। इसी प्रकार आम के पौधे को तालाब में रोप दें या जल के बाहर आते ही मछलियाँ छटपटाने लगती हैं और आम का पौधा पानी में लगाने पर वह सड़ जाता है। उसी प्रकार रेगिस्तानी पौधा नागफनी को यदि हम पानी में लगा दें तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। उसी प्रकार ऐसे कई जीव जंतु हैं जो उनके लिए एक अलग अनुकूलन निर्धारित होता है और वे अन्य जगह पर जाकर वे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। उसी प्रकार जैसे मछली जल में खुली ऑक्सीजन को क्लोमो अथवा गिल्स द्वारा ग्रहण करती है, जल से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाती है और मर जाती है। इसी प्रकार यदि हम मछलियों को ध्यान से देखें तो मछलियों में गिल पाया जाता है। गिल का यह कार्य होता है कि वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को वह ग्रहण करता है, जबकि बाहर वाली ऑक्सीजन जो बाहर पाई जाती है वह गिल ग्रहण नहीं कर पाती। अर्थात जो मछलियों में पाए जाने वाला गिल्स या क्लोम है, यह मुख्य रूप से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही वह अवशोषण करेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर आने पर वह ऑक्सीजन गैसों में से ऑक्सीजन लेकर के ग्रहण कर ले। तो मछली भी जल के लिए एक प्रकार के अनुकूलित होती है। इसके लिए मछली में जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होता है वह गिल द्वारा वे सांस लेकर के और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार यदि उन्हें बाहर कर दिया जाए तो वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं और वह मछली समाप्त हो जाता है। तो हर एक जीव जंतु हैं, चाहे पौधे हों, हर एक वातावरण के लिए वे अलग अलग उनके लिए अनुकूलित होती हैं। अतः प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय, उभयचर तथा वायवीय भागों में बांटा जाता है। इसके लिए हम एक अलग क्रियाकलाप करते हैं। यदि हम जलीय पौधों या जलीय जंतुओं के बारे में देखें या जलीय पौधों के बारे में देखें तो क्या पाएंगे कि जल में जाने पर यदि हम जंतुओं और पौधों को अलग अलग सूची बनाएं तो क्या देखते हैं कि जो जलीय जंतु होते हैं
वे मुख्य रूप से ही वे अपने अनुकूलित होते हैं और पौधे उनके जो पत्तियां होती हैं पतली पतली होती हैं। उसी प्रकार स्थलीय जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए जो फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए उपयुक्त होते हैं, और पौधे में जो पत्तियां होती हैं, स्थलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में ही हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि यदि हम हाइड्रिला का पौधा लें तो अगर आसानी से हम उसे एक प्रयोग करें तो क्या देखते हैं कि उन्हें धूप में रखने पर उनमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार जलीय पौधों के लिए अलग रहन सहन वासस्थान होता है, जबकि स्थलीय पौधों के लिए अलग अलग होता है। जबकि वहीं मरुस्थलीय पौधों के लिए भी अलग अलग वासस्थान होता है और जंतु और पौधे अलग तरह के निवास करते हैं। उनमें जो गर्मी सहने की जो शक्ति होती है अधिक होती है, जैसे ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन है। उसी प्रकार उभयचर जंतु में भी जीवन जीने का अलग अलग प्रकार का अनुकूलन होता है। अतः आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना और आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है। इसी प्रकार ऐसे कई जीव जंतु हैं, जैसे नागफनी को जलीय वातावरण में तथा कुमुदनी को स्थलीय वातावरण में नहीं उगाया जा सकता है। मछली जल में ही जीवित रहती है। जंतुओं में अथवा पौधों में जल में अथवा स्थल पर रहने के लिए विशेष अनुकूलित वातावरण पाए जाते हैं और उसके अनुकूल लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की एक विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो उनके अनुकूल होती हैं और उनके जीवन जीने के लिए अनुकूलित एवं पर्याप्त रूप से काम करती हैं। यदि हम जलीय अनुकूलन के बारे में बात करें तथा एक एक पौधे को देखें, जैसे धान को रोपते समय तथा अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा चमड़ी सिकुड़ जाती है, क्या इसी तरह जलीय जंतु मेढक मछली की त्वचा में भी होता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता है, परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूल जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण यह अनुकूलन होता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं तथा इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गलफड़े, गिल या हम क्लोम कहते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारारेखी तथा चपटे पंख वाला होता है। यदि हम जलीय पौधों के बारे में बात करें तो पाएंगे कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं वो जलीय पौधों में भी अनुकूलन इसी प्रकार होता है कि इनके पौधों का जो शरीर होता है वह कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में पाया जाता है और काष्ठी ऊतक अत्यंत कम मात्रा में होता है। पत्तियां इनकी पतली होती हैं, कटी फटी होती हैं तथा तैरने की अवस्था में होती हैं, जैसे कमल। उसी प्रकार पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है और इन पौधों में जड़ तंत्र बहुत ही कम विकसित होता है। तना, पर्णवृंद तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं, अतः जलीय पौधे स्पंजी एवं हल्के हो जाते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों को जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, अर्थात पत्तियों या पौधों में चारों तरफ क्यूटिकल की परत पाई जाती है। उसी प्रकार जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाती हैं।
यदि इनके ऊपर क्यूटिकल की परत या जलरोधी मोम का परत नहीं होगा तो इनकी पत्तियां सड़ जाएंगी तथा इन्हीं लक्षणों के कारण ये पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे कई जलीय पौधे हैं जिनको यदि हम तालाब के पास जाएं या नदी के पास जाएं तो पाएंगे कि इसी प्रकार के, चाहे सिंघाड़ा हो या वेलिस्नेरिया हो, हाइड्रिला का पौधा हो, ये सभी जलीय वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना। धन्यवाद।